अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शाहिदा और मैं रेहान स्कूल इंडिया कैंपस की फैसिलिटेटर हूँ। मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर इंडिया से है और हमने जो है एक इंटरव्यू की सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है एम्पावरिंग इंडिया और इसी तरह हमारे साथ हर रोज़ कोई ना कोई नया गेस्ट होता है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं हैं, वो हैं हमारे एचआर और रेहान फाउंडेशन के। चलें आपको मिलवाते हैं सर साजिद से और इनका वेलकम करते हैं हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में। और सबसे पहले मैं सर का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे शो को रौनक बख्शी, आपने जो है आपने टाइम दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिस शाहिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर, अपनी सुनाएँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो वेरी मच आपने मुझे अपने शो में जो है वो इनवाइट किया। ओके सर सर आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता दें कि सर साजिद कौन है? कहाँ पैदा हुए? कहाँ बड़े हो गए? बिल्कुल, जैसे कि आप जानती हैं मेरा नाम एचपी साजिद है और मैं कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है और मैं पैदा भी कराची में हुआ हूँ और बचपन से कराची में ही रहता हूँ। और अगर हम वैसे बात करें तो ओवरऑल जो है मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें मैंने पाकिस्तान की टॉप लोकल एंड एमएनसीज़ कंपनी के साथ जो है काम किया है और पाकिस्तान के 34 सिटीज़ के अंदर मैंने एचआर सर्विसेज़ जो है वो अपनी प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से तो आई हैव डन मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस जो है आई एम अ सर्टिफाइड लेबर लॉ स्पेशलिस्ट एज़ वेल। चलें माशाल्लाह बहुत खूब सर। और सर आप पढ़ाई में कैसे होते थे? ब्राइट स्टूडेंट थे, मस्तियाँ मारने वाले थे, स्कूल बंक करते थे क्लासेस, क्या करते थे? लकीली मैं दोनों ही था। मैं पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो कभी भी नहीं रहा। हाँ, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे येस आई वाज़ पोज़ीशन होल्डर, लेकिन उसके बाद प्राइमरी तक मेरा ख़्याल है, उसके बाद थोड़े से बिगड़ना शुरू हो गए, तो पढ़ाई पे थोड़ा-सा फ़ोकस कम हो गया। पोज़ीशन्स आना ज़रूर कम हो गई, लेकिन फ़ोकस ये होता था कि जी कुछ भी करें बस पास हो जाएँ, डिग्री ले लें। और रही बात बंक मारने वाली तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब अगर म एक बैक बेंचर है वो बंक ना मारे ऐसे कैसे हो सकता है? तो अपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर यस मैंने बंक भी मारे हैं हमने और बस चल-चलाव वाला काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं की पढ़ाई के ऊपर, बस ये है कि पास हो जाते थे। कोशिश ये होती थी कि फेल ना हो, पास हो जाएँ। ओके सर। और सर आप मुझे बताएँ जैसे कि मतलब जो हमारा एक पढ़ाई का दौर होता है, जो एक स्टूडेंट की जर्नी होती है, बड़ी खूबसूरत मेरे नज़रिए से बहुत खूबसूरत होती है। और आप किन दिनों को मिस करते हैं? बचपन वाले दिनों को या जो हमारा 8 टू 10th का जो होता है या 11th टू ग्रेजुएशन का या कॉलेज टाइम आप कौन-सा मिस करते हो? देखिए, बात वही है कि जिस टाइम हम छोटे थे, उस टाइम हम शायद स्कूल जाते हुए घबराते थे कि यार कौन सुबह-सुबह उठे, स्कूल जाए, नींद खराब हो रही है। कहते थे अम्मी सोने दें थोड़ी देर और चले जाएँगे, कल भेज दें, छुट्टी करवा दें। तो उस फ़ेज़ में तो हम भागते थे इन चीज़ों से। अब जाके लाइफ़ में रियलाइज़ होता है कि यार दे वर द बेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ़ कि जी हमारा बचपन बहुत अच्छा गुज़रा, बड़ा एन्जॉय किया। फिर बात करें अगर कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लाइफ़ मैंने एन्जॉय की और हर लम्हा मेरे लिए यादगार है क्योंकि हर एक फ़ेज़ का अपना-अपना एक अलग ही मज़ा होता है। स्कूल का एक अलग मज़ा है, कॉलेज के दोस्त आपके अलग होते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, चूँकि आप बहुत ज़्यादा एक मैच्योर लेवल पे आ जाते हैं, तो उसको एन्जॉय करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि हर मोमेंट ही बहुत हमेशा स्पेशल रहा है और सब मोमेंट ही हमेशा याद रहता है। ये ओके सर, थैंक यू। और सर आप मुझे बताएँ कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके कितने सीरियस हैं आप? मतलब एक होता है ना कि इंसान थका-हारा अरे जॉब पे जाना है, मतलब इंसान जो हमेशा की हर इंसान की आदत होती है, मतलब जिनको जॉब नहीं होती वो तो मतलब उनका एक ख्वाब होता है कि मुझे जॉब होती। और आप इसको लेके कितना वो हैं? मतलब कोई भी प्रोफ़ेशन जो भी आज तक आपने जॉब्स की हैं, आप कितना उसको लेके होते हैं? मतलब हर रोज़ नई सुबह होती है या थका हुआ, लटकाया हुआ मुँह होता है कि कौन ही जाए? अच्छा देखें ये चीज़ मैटर करती है कि आप क्या सही पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
मेरा वैसे अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मेरा कुछ 13 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर 3 साल जो है वो मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और 10 साल मेरा एचआर का। तो ये बात है कोई 2011 की, तो उस टाइम बेसिकली ये था कि जी इंटरमीडिएट किया हुआ था और एज़ यूजुअल जो होता है कि जी फ्री बैठे हुए होते थे, दोस्तों में टाइम स्पेंड करते थे, सारा दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो देन मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम क्यों अपना टाइम ज़ाया करो, बजाय इसके कि तुमको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ले लो। तो मैंने वैसे ही मज़ाक में कह दिया, मैंने कहा जी आप लगवा दें जॉब। तो वो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे उन्होंने बात की, बट उसके बाद मेरी जो हायरिंग हुई वो मेरिट पर ही हुई थी, क्योंकि एक प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट हुआ था, वो सारा मैंने क्लियर किया था। तो मैंने बेसिकली जो है वो फिर बैंक में 3 साल मैंने काम किया। शुरू-शुरू में मज़ा आने लगा कि जी पहला साल बहुत अच्छा गुज़रा, चीज़ें नई-नई सीखने को मिली, नए प्रोफ़ेशनल लोग मिले। लेकिन फिर चूँकि वो मेरा प्रोफ़ेशन नहीं था, रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार मैं तो शायद बैंकिंग सेक्टर के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं जब आगे-पीछे साथ-साथ चीज़ें देख रहा हूँ, तो आई रियलाइज़ कि जी मुझे एचआर डिपार्टमेंट में जाना है, ये मेरा पैशन है। क्यों है? क्योंकि मुझे कनेक्शन बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना पसंद करता था। लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जी उस टाइम पे एचआर में ज़्यादातर फीमेल्स का रेशियो होता था, मेल्स बहुत कम होते थे। तो अब ये चैलेंज था, लेकिन ख़ैर इस चैलेंज के लिए भी बड़ी मेहनत की और फिर जैसे-तैसे करके फिर बैंक से अपनी जान छुड़ाई। क्योंकि जब आप बैंक में 3 साल देते हैं, उसके बाद आपको इंडस्ट्री चेंज करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। या आप किसी भी फ़ील्ड में एक अच्छा टाइम आप देते हैं और जब आप अपनी इंडस्ट्री या अपना डोमेन चेंज करते हैं, तो हमेशा आपको किसी न किस्म के चैलेंजेस ज़रूर मिलेंगे। अब उसमें 2 ऑप्शन हैं, या तो आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, थोड़ा-सा अपनी डेज़िग्नेशन और अपनी सैलरी पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने पैशन को फ़ॉलो कर लें, या फिर आप जिस डोमेन में जैसे भी काम कर रहे हैं, सीनियर हो गए हैं, तो आप वहाँ पे अपना टाइम लगा दें। तो मैंने वहाँ पे एक छोटा-सा रिस्क ये लिया कि जी मैंने अपनी पोज़ीशन जो मैं उस वक़्त थी 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो मैं एक तो लो डेज़िग्नेशन यानी कि बिगिनिंग से मैंने जो है वो अपना एचआर का करियर स्टार्ट किया था। मैं बिल्कुल एंट्री लेवल पोज़ीशन पे मैंने जॉइन की थी मेरी पहली एचआर की जॉब। चूँकि मुझे पता था कि ये मेरा पैशन है और मैंने इसको फ़ॉलो करना है, तो मुझे वो रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हालाँकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तुम पागल हो, दुनिया तो अच्छे और हायर डेज़िग्नेशन और हायर सैलरी पे जाती है, तुम लो डेज़िग्नेशन और लो सैलरी पे जा रहे हो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, मत करो। बट चूँकि ज़ाहिर-सी बात है एक फैमिली की सपोर्ट थी, तो जी वो रिस्क लिया और उसके बाद एचआर चूँकि मेरा पैशन है और 10 साल हो गए हैं, आज भी कोई एक ऐसा दिन नहीं होता जिस वक़्त मैं आपको ये कहूँ कि जी आज उठने के बाद जब वो मेरा ऑफ़िस जाने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा उस वक़्त होता है जब आप जॉब को जॉब समझ के काम करते हैं। जिस दिन आप जॉब को जॉब नहीं समझेंगे, अपना पैशन को फ़ॉलो करते हुए आप करेंगे, तो मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी जॉब से कभी भी बोर नहीं होंगे। कोई भी दिन हो, जितना भी स्ट्रेस हो, आप हमेशा एन्जॉय करेंगे अपनी जॉब को। चलें बहुत-बहुत शुक्रिया सर और अनफॉर्च्यूनेटली मुझे लगता है आपका नेटवर्क भी कहीं न कहीं इश्यू कर रहा है। और सर अगला सवाल ही माने सवाल तो नहीं है, हम जनरली बात कर रहे हैं। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप लाइफ़ में ना पैसे को लेके कितने वो हैं जैसे मतलब कोई इंसान होता है उसके लिए नहीं जी पैसा वो ड्रीम होता है मतलब उसका कुछ और छोड़ के वो सब कुछ छोड़ के वो कहता है कि नहीं मुझे पैसा ही कमाना है लाइफ़ में। इवन के कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी शादी भी बहुत लेट एज तक करते हैं, बहुत लेट एज में करते हैं। कुछ-कुछ लोग थे उनको मतलब शादी का भी ख़्याल नहीं होता है कि उनको पैसा कमाना होता है। आप इस चीज़ को लेके कितने वो हैं? क्या आपका क्या नज़रिया है? देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन सब कुछ नहीं है। यस, एक टाइम था मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता था कि भई पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और उसके लिए लगे पड़े हैं पागलों की तरह। लेकिन ना सही डायरेक्शन में जा पा रहे हैं, ना सही अर्निंग कर पा रहे हैं, लालच बैठी हुई है कि भई कुछ भी करो रातों-रात अमीर बनना है। तो यस, मैं था एक ज़माने में ऐसा, बट बाय द टाइम जब मैंने एचआर को स्टडी करना शुरू किया, थोड़ा-सा मैच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि पैसा ज़रूरी है डेफ़िनेटली, लेकिन उसके साथ-साथ आपका माइंड रिलैक्स होना, आपकी पर्सनल लाइफ़ का बैलेंस होना, ये सारी चीज़ें भी साथ-साथ मैटर करती हैं। तो उसमें एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये सीखी कि पैसों के पीछे ना भागें आप। आप अपने पैशन को फ़ॉलो करें, अपने करियर पे फ़ोकस करें। बाय द टाइम जैसे-जैसे आप अपने डोमेन के अंदर ग्रो करते जाएँगे, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑटोमैटिकली आपकी मीट होती जाएँगी। तो आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, पैसा खुद आपके पास आएगा। लेकिन शर्त ये है कि डेडिकेशन के साथ काम करें, अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखें,
कभी भी ये ना सोचें कि जी मुझे एक डोमेन के अंदर 10 साल हो गए तो जी बहुत है। मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे सब कुछ आ गया, नहीं। मैं 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आज भी बहुत सारे जो है वो वेबिनार, सेमिनार्स एचआर के अटेंड करता रहता हूँ। जो भी नए-नए एचआर के हवाले से ट्रेंड्स हमारे चल रहे होते हैं, मैं वो सब सीखता रहता हूँ। तो लर्निंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, उसको आप लाज़मी फ़ॉलो करें और अपने टास्क को लेते हुए ग्रोथ पे अपनी फ़ोकस करें। और मेरा ख़्याल है कि शायद आपका अगेन इंटरनेट का मसला आ गया। तो चलें, जब तक मिस शाहिदा मेरा ख़्याल है हमें दोबारा से रिकनेक्ट करती हैं, तो मैं इसी बात को थोड़ा-सा कंटिन्यू ऐसे रख लेता हूँ कि हमारे यहाँ अनफॉर्च्युनेटली बड़ा प्रॉब्लम है कि जी हम बस चीज़ों को सही से नहीं फ़ॉलो कर पाते, जल्दबाज़ी में रहते हैं। तो इस चीज़ पे मेरा ख़्याल है सिर्फ़ लर्निंग पे अपनी फ़ोकस करें, अपने टास्क पे फ़ोकस करें कि जी ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरे लाइफ़ के गोल है। ये मैंने अचीव करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोशिश करें, जो कुछ भी आपको आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखाने से सीखते हैं, वो शायद खुद सीखने से ना सीखते हों। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएँ, सोसाइटी की हेल्प करें, क्या पता किसी की दुआ से भी आप ग्रो कर जाएँ। सर आपको मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से आ रही है? जी, मुझे अब आ रही है, लेकिन चूँकि आपका अनफॉर्च्युनेटली इंटरनेट का इश्यू रहता है, तो मेरा ख़्याल है आप बीच में गायब भी हो गई थी, बट मैं फिर भी बोलता रहा कि रिकॉर्ड तो हो जाए। तो अब आपकी वॉइस अलबत्ता क्लियर है। सर आप जो भी आंसर देते हैं और मुझे एक भी बात अभी तक कुछ समझ नहीं आई क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा मुझे लगता है खराब है आज। मेरा नहीं है, आपका है। सर फिर अगर मेरा है तो आपको कैसे आवाज़ आ रही है? अब आ रही है ना, क्योंकि अब देखें, अब आपकी पिक्चर फिर गायब होना शुरू हो गई। अब आपकी पिक्चर ही नहीं आ रही। जब आपकी पिक्चर ही नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट खराब है, वरना यूजुअली मेरा डिस्कनेक्ट होना चाहिए। मैं अकेले ही बैठा हूँ, क्या करें, कैंसिल करें इसको? जी, ओके सर। सर आप मुझे एक बात बताएँ कि आप रोज़ डीपी क्यों चेंज करते हैं? आप वापस आ गए हैं, चलें, वेलकम बैक। नहीं, मैं रोज़ तो नहीं करता, बहुत रेयरली ही करता हूँ। पहले बहुत ज़्यादा करता था, अब काफ़ी हद तक मैंने कम कर दिया है। क्यों सर मतलब आपको फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादा वो है, इंटरेस्ट है? सर आपका माइक म्यूट है। मुझे बेसिकली एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब आप एडवेंचर पे आप जाते हैं तो डेफ़िनेटली पिक्चर्स भी बहुत सारी बनती हैं। हाँ, बस फ़र्क ये है कि मेरी हर एक्टिविटी सोशल मीडिया पे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना शेयर करूँ, क्योंकि मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को हमेशा अलग-अलग रखूँ। जो प्लेटफ़ॉर्म मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो वहाँ मैं ज़रूर शेयर कर लेता हूँ, बट अगर कोई एक प्रोफ़ेशनल अकाउंट है, तो वहाँ मेरी पर्सनल एक्टिविटी शायद आपको ना नज़र आए। ओके, चलिए माशाल्लाह बहुत खूब सर के मतलब पर्सनल और प्रोफ़ेशनल में डिफ़रेंस रखना चाहिए, वो अच्छी बात है। और सर मुझे बताएँ कि आपका नज़रिया इंडियंस के बारे में क्या है? आप क्या सोचते हैं? मतलब कैसे देखते हैं इंडिया वालों को? ये तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली। अगर मैं बिल्कुल आपसे खुल के कहूँ, तो इंडियन के साथ मेरा ताल्लुक अभी का नहीं है। अगर आपने ऑर्किड आई बिलीव अगर आपने यूज़ किया हो, तो 2007 और 8 में जिस टाइम मैं ऑर्किड यूज़ करता था, तो उस टाइम पे मेरे जितने भी कनेक्शन थे, उस वक़्त सारे मेरे सिर्फ़ इंडियंस ही दोस्त होते थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास पाकिस्तानी ऐड मैं नहीं करता था। मेरे इंडियंस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आज भी उनसे मेरी बात आए दिन रोज़ कहीं न कहीं बात हमारी होती रहती है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरे इंडियंस के बारे में क्या फ़ीडबैक होगा। ओके सर, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं फिर भी होता है ना एक कि आपको कैसे लगते हैं इंडिया के लोग? मतलब जैसे एक हवा-सी फैली होती है ना कि ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आपने क्या वो मतलब हमसे क्या आपको हम कैसे लगे? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बात करने में इंडियन से बहुत मज़ा आता है, बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत
नटखट भी हैं, शरारती भी हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तानी है, सोचो क्या, ज़ाहिर सी बात है सिर्फ़ एक बॉर्डर का ही डिफ़रेंस है। अदरवाइज़ बाकी हम बात करें कल्चर की, हमारी लैंग्वेज की, तो वो तो सब कुछ सेम ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा डिफ़रेंस नहीं है, और मुझे पर्सनली इंडियंस बहुत पसंद है। पहले भी थे, और सर आज भी हैं और मुझे आगे भी मुझे रहेंगे। तो पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, बिटर हैं बहुत ज़्यादा। अब ये तो अपने-अपने एक्सपीरियंस की बात है। नहीं, आप इसको एक्सप्लेन करें ना कि क्यों हैं? मतलब कड़वे क्यों हैं? देखें, ये मैंने कहा ना, ये तो अपने-अपने एक्सपीरियंस की बात है। अब मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे तो ऐसे लोग नहीं मिले। तो मैं आपको कैसे कह सकूँ कि जी आपको क्यों कड़वे लोग मिले पाकिस्तान में? नहीं, एक होता है ना कि जैसे मतलब हमें लगता है कि इंडियंस की ज़ुबान मीठी है और ऐसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया कि पाकिस्तान के लोगों की ज़ुबान कड़वी है। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता आपका कहाँ आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा। मुझे तो सारे ही बड़े स्वीट हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो। मुझे तो दोनों ही स्वीट मिले हैं हमेशा। जी, चलें बहुत खूब सर। और सर आप मुझे बताएँ कि आपको खाने में मतलब सबसे आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? खाने की बात की जाए तो मैं तो वैसे ही फूडी हूँ, तो बस खाना-पीना हर वक़्त चलता रहता है, और एज़ यूजुअल जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली प्रायोरिटी पे आती है, वो हमेशा कराची की बिरयानी है। जितनी बिरयानी खाते रहें, उससे कभी भी दिल अलबत्ता नहीं भरेगा। तो मेरी फ़ेवरेट डिशेज़ के अंदर यस बिरयानी टॉप प्रायोरिटी पे है, उसके बाद जो है वो मटन कढ़ाई है, फिर उसके बाद बाकी दीगर आइटम सारे आ जाते हैं, जिसमें आप फ़ास्ट फूड किचन में आ जाएँ, स्टेक्स पे आप आ जाएँ, तो ये सारे मुझे सारे ही पसंद हैं। चलें सर माशाल्लाह बहुत खूब। ये मैंने आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ये मैंने पूछा था। मुझे लगा था कि आप फूडी हैं, तभी मैंने आपको पूछा कि आपको क्या पसंद है? और सर आप मुझे बताएँ कि आपने हिंदुस्तान की किसी मशहूर जगह के बारे में सुना हो, जहाँ आपने सोचा हो कि हाँ, मैं जाऊँगा ज़रूर, कभी ना कभी जाऊँगा? मुझे एक टाइम पे ज़रूर एग्ज़ैक्टली था ये, मुझे इनफैक्ट अगर आज भी कभी मौका मिले तो मैं शायद राजस्थान जाना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। और वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो हेरिटेज है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे अगर कभी मौका मिला इंडिया विज़िट करने का, तो मैं राजस्थान को प्रेफ़र करूँगा। सर कश्मीर आ जाएँ ना? कश्मीर तो आते ही रहते हैं ना। कब से आते रहते हैं? बस सोशल मीडिया पे पता नहीं चलता, हम कभी भी एडवेंचर पे निकल पड़ते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। ओके, चले नहीं आप फिज़िकली कभी आएँ, आपका हम खैर मकदम करने के लिए आपको आ जाएँगे आगे। आप आपको वीज़ा कभी अरेंज ये करवा ख़्वाहिश हुई आप वीज़ा अरेंज करवा दें, मैं आ जाता हूँ। और आप आने की तैयारी कर लें, आप बाँध लें अपना बैग, हम करवा देंगे वीज़ा। बिल्कुल ठीक है, आप अरेंज करवा दें, हम आ जाएँगे, हम तो तैयार बैठे हैं आने के लिए। और सर आप मुझे बताएँ आप अपने मतलब गिरदो-नवाह मीन्स सराउंडिंग्स में आने वाले टाइम में क्या चेंज लाना चाहते हैं? क्या सोचते हैं कि मेरी सोसाइटी, मेरा गाँव, मेरा मोहल्ला या जो भी कह लें वो कैसा होना चाहिए? वहाँ की जो आगे की जनरेशन है, ये कैसी होनी चाहिए? देखिए, आज के अगर हम दौर के हिसाब से बात करें, तो इस वक़्त जो लोगों का सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। सबके तकरीबन ये चैलेंजेस मैंने देखे हैं। तो मैं चाहता हूँ, जो कि हमारे पास एक इतनी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, और रेहान स्कूल में भी हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, एआई बेस्ड हमारा करिकुलम है। तो नई-नई चीज़ों को ना लोग सीखने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। आई डोंट नो क्यों, बट वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन अर्निंग कोई फ्रॉड है, कुछ इस तरीके की है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, और जब वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर कर लेंगे, तो उसके बाद बाकी की जितनी भी चीज़ें वो ऑटोमैटिकली उसके साथ सही हो जाएँगी। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लोगों की, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें ऑटोमैटिकली ख़राब हैं। तो अगर ये बेहतर लोग कर लें, जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी की, लोगों को ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश की, गाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन चूँकि हम बहुत जल्दबाज़ कौम है, तो उसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि जी इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं, या तो टाइम वेस्ट है, यूँ है, ऐसे, मतलब फिर वही एक्सक्यूज़ेज़ बहुत सारे लोग ढूँढ लेते हैं। तो बस ये है। जी, बिल्कुल सर ऐसा ही है और सर आप उनको मतलब अक्सर ख़ासकर मैं तो ज़्यादा फीमेल्स की बात करती हूँ।
आपका क्या फ़ोकस है फीमेल्स को लेके कि मतलब तालीम कोई भी तालीम हो मतलब ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, डिजिटल हो, कोई भी हो, वो फीमेल्स के लिए और एज़ कम्पेयर टू मेल कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए ये चीज़ें सीखना? देखिए, तालीम तो सबके लिए ज़रूरी है, वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, तालीम दोनों को प्रॉपर होनी चाहिए। अगर एक पढ़ी-लिखी माँ होगी, तो वो शायद एक बेहतर तरीके से जो है वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है। ऑल्दो इस पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि जी पुराने ज़माने की तो जो खातूनें होती थी, वो तो पढ़ी-लिखी नहीं होती थी, तो वो तरबियत कैसे कर लेती थी? तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, बट मैं ये समझता हूँ कि आज आज के दौर के हिसाब से अगर हम बात करें, तो फीमेल्स को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है? उनको अगर ट्रैवलिंग करनी है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उन तमाम के पास उनकी अपनी बाइक्स होनी चाहिए, बाइक्स पे ट्रैवलिंग करें, क्यों वो किसी के आसरे में बैठी हुई हैं कि जी उनके भाई, उनके फादर जाएँगे तो वो जा सकती हैं, अदरवाइज़ वो फिर बैठी हुई हैं या बस स्टैंड पे खड़ी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फीमेल्स को भी सेल्फ डिपेंडेंसी मिलनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और उनकी ग्रोथ में हमें हेल्प आउट करनी चाहिए, क्योंकि हम ही सबसे बड़ी रुकावट है, उनको आगे बढ़ने हम नहीं देते। तो हमें उनको हेल्प आउट करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। और सर आपका क्या यही नज़रिया जो आप और औरतों के बारे में रख रहे हैं, क्या आपकी वाइफ़ के लिए भी आप यही नज़रिया रखते हैं? मतलब भले ही आप कहेंगे कि मैं तो एचआर हूँ या मैं तो इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ कर रहा हूँ और इसको क्या ज़रूरत है करने की? क्या आपका यही नज़रिया अपने घर के लिए भी है? ये नज़रिया एग्ज़ैक्टली जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, मेरे कॉल और फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं है, ठीक है? और मेरी जो मिसेज़ हैं शी इज़ सेल्फ डिपेंडेंट और वो घर बैठ के अपनी अर्निंग जो है वो खुद कर लेती हैं, मुझे खर्चा भी नहीं देना पड़ता, मेरे पैसे बच जाते हैं, ठीक है? और सेम फॉर माय चिल्ड्रन कि जी उनको भी यही चीज़ देनी है और इसी में आगे लेके आना है। तो देखें, आप जब अपनी फीमेल्स को, अपने घर की खातून को आपने डिपेंडेंसी दे दी, तो अब उनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो देखें, मैंने बड़ा खुल के आपको कहा कि जी मेरे पैसे बचना शुरू हो गए जी, वो अपनी कमाई खुद ही कर लेती हैं। जी सर माशाल्लाह ये तो बहुत खूब बात है मतलब इवन के लोग अपनी मतलब कह कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं और सिर्फ़ भाषण दे रहे होते हैं और आप रियल लाइफ़ में बोल रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। और आप मुझे बताएँ कि वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपके मतलब जो भी हमारे घर के मामलात होते हैं फाइनेंशियली, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं या आप भी कहते हैं कि नहीं तेरी कमाई तो हराम है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये है कि मेरी हमेशा ऑब्वियसली कोशिश ये होती है कि घर के जितने भी अखराजात हैं वो मैं ही करूँ। बट चूँकि वो खुद भी अर्निंग कर रही होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें वो जी मुझसे बगैर पूछे ही वो कभी ये, कभी वो, इस तरीके के मामलात हमारे चलते रहते हैं। वी आर वेरी ओपन, तो किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है और हम चाहते हैं कि जिसका जो दिल करे वो करे, कोई रोक-टोक नहीं है। चलिए माशाल्लाह सर, बहुत खूब। और आप उन फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगे जो एक मतलब जिनने एक वीक पॉइंट बनाया होता है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को? अब जैसे आप कह रही हैं कि मेरे भी बच्चे हैं, आपकी वाइफ़ भी घर को भी मैनेज करती है और वो अर्निंग भी कर रही है, घर को भी सँभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है और जिन्हें एक बनाया होता है मतलब अपनी कमज़ोरी बनाया होता है अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, फैमिलीज़ को और उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए क्या स्टेप लेना ज़रूरी है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जिसने करना है उसने कर लेना है, जिसने नहीं करना उसके लिए बहाने हज़ार। तो तमाम चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, आप घर भी सँभाल सकती हैं और बच्चे भी सँभाल सकती हैं, हस्बैंड का भी ख़्याल रख सकती हैं और अपने घर से बैठ के, क्योंकि आज के दौर में तो जब घर बैठे-बैठे अर्निंग आप कर सकती हैं, तो हर चीज़ मैनेजेबल है, बशर्ते ये है कि प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए। करने को हमारे पास जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड, नो डाउट। बस प्रॉब्लम क्या आता है कि जिनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो सपोर्ट का मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी खातून के हस्बैंड की तरफ से अगर उनको सपोर्ट पूरी मिल जाए, तो वो फिर ये तमाम चीज़ें बड़े आराम से मैनेज कर सकती हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। जी, बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर मतलब जैसे हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि नहीं लड़कियों की, औरतों की कमाई तो वो तो हराम होती है, वो ये होती है और आप ऐसे मर्द हज़रात से क्या कहना चाहेंगे जो कि मतलब घर में तो उनसे मतलब जूते तक साफ करवाते हैं, इतनी-इतनी रोटियाँ पकवाते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में इतना-इतना काम करवाते हैं, सिर्फ़ उनको मतलब एक ही चीज़ पे रोक होती है कि उसको खुद का कुछ नहीं, उसको मतलब भले ही वो एक मज़दूरी के तौर पे मतलब कपड़े या मतलब शूज़ या खाना-पीना दे रहे होते हैं। तो उन ऐसे लोगों के लिए क्या है कि जो मतलब एक इस्लाम के नाम कर रहे हैं कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। उन मर्दों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
देखें इस्लाम के हवाले से तो मैं चूँकि कोई आलिम और मुफ्ती तो हूँ नहीं, तो मैं उस हवाले से तो बात कर नहीं सकता। बट अगेन बात बात ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बेगम को देखने के बाद लोग क्या कहेंगे। 2 चीज़ें हो सकती है। अगर आपने उनको पूरी सपोर्ट की हुई है, उनको अच्छे तरीके से रखा हुआ है, तो फिर हर बंदा आपको ये कहता हुआ नज़र आएगा कि इस शख्स ने अपनी बेगम को रानी की तरह रखा हुआ है, ठीक है? और एक शख्स है जो अपनी बेगम के ऊपर खर्चा भी नहीं करता और उनको बस मासी बना के रखता है, तो लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि यार मासी बनाया हुआ है अपनी बेगम को। तो अब आप सोच लें कि आप अपनी बेगम को क्या कहलवाना चाहते हैं और उसी से ये डिसाइड होगा कि आप कौन हैं। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी सच्ची बातें करने के लिए, क्योंकि कोई भी मेल जो है वो डायरेक्टली ये सच्ची बातें नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं उसका तो यही हक है, उसको तो यही है। और सर अगर आखिर में आप हमारी यूथ को, हमारी सुनने वाली हमारी बहनों को या जो भी हमारे शो को देख रहे हों, उनको कोई पैगाम देना चाहें अपनी ओर से? देखें, बातें जितनी खली और सच्ची होंगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है, कोई बात नहीं। आप हर किसी को खुश तो नहीं कर सकते, तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज़ होंगे, तो कोई बात नहीं, दुनिया ऐसे ही चलती है। दूसरी बात पैगाम बड़ा सिंपल है कि जब आप अगर हम बात करें कि जी मैरिड हैं, तो शादी नाम ही इसी का है ना कि जी एक दूसरे के साथ ही हैं आप लोग। तो अब एक दूसरे को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। नहीं नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि जी आए दिन एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, मुंह बनाते रहेंगे, इसी में ज़िंदगी गुजार देंगे। तो और चूँकि आज के दौर की ज़रूरत भी यही है कि जिस तरीके के हिसाब से अगर मैं एक जनरल डिस्कशन पे ये कहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि जी महँगाई बहुत है, बाकी चीज़ें इतनी हैं, एक तनख्वाह पे अगर गुज़ारा नहीं हो रहा तो आप बापर्दा तरीके से चलिए ठीक है, आप अपनी मिसेज़ को ना भेजें बाहर, आप बापर्दा तरीके से घर पे उनको वो अपॉर्च्युनिटी दें कि जी वो आपका दस्ते-बाज़ू बन सकें, आपको सपोर्ट कर सकें। तो इस चीज़ में एक-दूसरे को सपोर्ट करें और कोशिश करें कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे फ़ोकस करें और वक़्त के साथ-साथ चीज़ें चेंज होती हैं। आज वो दौर पहले वाला नहीं है, दौर चेंज हो गया तो अपने आप को वक़्त के साथ अपग्रेड करें। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में अपनी ज़िंदगी के कीमती 25 या 27 मिनट देने के लिए। इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जो है अनफॉर्च्यूनेटली शायद मेरा नेटवर्क ही इश्यू था कि पहले अच्छा नहीं गया, और लेकिन इंशाल्लाह हम फिर कभी किसी मौज़ू पे जो है डिस्कशन करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।